हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 9 GSEB बुक से SST चैप्टर नंबर 8 फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फीचर्स। बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत पड़ी, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। तो सबसे पहले मैं ये आपसे जानना चाहूँगी, क्या आप कोई भी गेम खेलते हैं जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, तो इन सब में कोई रूल्स होते हैं? अगर रूल्स नहीं होंगे तो क्या ये गेम्स आप निष्पक्ष बिल्कुल ईमानदारी से खेल पाएंगे? अगर रूल्स नहीं होंगे तो कोई भी गेम सही ढंग से नहीं खेला जाएगा। या आप जिस अपार्टमेंट में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, उसमें कोई नियम कानून नहीं होंगे तो सब लोग आपस में थोड़े दिनों के बाद लड़ने झगड़ने लग जाएंगे, क्योंकि जिम्मेदारियां नहीं होंगी। तो इसी कारण से हमारा देश 135 करोड़ लोगों का बना हुआ देश है। इतने बड़े देश को संभालने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। तो चलो कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स एनी सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ रूल्स डिजाइन टू गवर्न अ कंट्रीज रिजिम इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन। तो कोई भी सिस्टमैटिक कलेक्शन है रूल्स का जिसको डिज़ाइन किया गया है गवर्न करने के लिए कंट्री को, कंट्री के लोगों को, तो इसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब देखो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द बेसिक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन जो है संविधान, हमारे देश का संविधान हैंड रिटन है, लिखा हुआ है। और ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे संविधान लिखा हुआ नहीं है, ओरली है। और हमारे देश में संविधान लिखा गया, ये सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। इसको बनाने के लिए 2 years 11 months 18 days लगे थे। मोर देन 300 मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था, बनाया था। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। द लॉज ऑफ द कंट्री आर बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। द country's constitution and the constitutional laws should be subject to relevant provisions. The constitution is superior to all the laws of the country. Constitution involves periodically changing requirements of the people's aspirations, expectations, interests as well as the emotions which are high. That's the reason constitution is known as a live and basic डॉक्यूमेंट। तो बच्चों देखो, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। किसी भी देश के लोगों को लॉज में बांधना, रूल्स में उनके हिसाब से, समय की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लोगों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जो भी लॉज में चेंजेस आते हैं तो उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशंस को बदला जाता है। लोगों की इमोशंस के हिसाब से भी इसको बदला जाता है और ये बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट है किसी भी देश को चलाने के लिए। अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था। तो बिफोर इंडिपेंडेंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन 25 मार्च 1946 handed the duty to the cabinet mission of 3 members to find a solution to the question of India's independence। अब आज़ादी से पहले 25 मार्च 1946 को ब्रिटिशर्स ने एक तरीके से कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स थे उनको ये सौंप दिया था कि भाई हम लोग अगर यहाँ से जाएंगे छोड़कर, आपको इंडियंस को ये कंट्री सौंप देंगे तो आप कैसे चलाएंगे इस देश को, क्योंकि आपको 200 साल से तो आप गुलाम थे, आपको पता नहीं है कि किस तरीके से पूरे के पूरे देश को ऑपरेट करना है। ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट मिशन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कंस्टिट्यूटेड एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिसाइडेड। और एक पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सोची गई थी, बनाई गई थी और स्ट्रक्चर जो होता है कि भाई इस तरीके का संविधान हमें बनाना चाहिए, ये डिसाइड हुआ था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली comprised 385 members in which various members from different religion, caste, gender and people from various geographical diversification, political representatives and experts from various sectors were included। अब जब देश के संविधान को बनाने की बात आई तो हर जेंडर के लोग, हर जगह के लोग, हर धर्म के लोगों को बुलाया गया, स्कॉलर्स को बुलाया गया, बहुत समझदार मतलब वाइज मैंस को बुलाया गया, ताकि सभी लोग अपनी सलाह सूचन करके इन कॉन्स्टिट्यूशंस को बना सकें। तो उनमें से बड़े महान नाम हैं जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, श्याम प्रसाद मुखर्जी, HP मोदी, HV कामत,
कामंत, फिर फ्रैंक एंथनी, कन्हैयालाल मुंशी, कृष्णा स्वामी अय्यर, बलदेव सिंह एंड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे वो थे सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित एक्सेट्रा। बच्चों काफ़ी नाम आप सिर्फ सुनकर ही समझ गए होंगे कि हिंदूज़ भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, साउथ इंडियंस भी हैं, सभी लोग हर एक जगह से लोग आए थे, फीमेल्स भी हैं, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित। तो ये बड़े पैमाने पे बड़े महान लोग इकट्ठा हुए और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की रचना की। वेयर in the Constituent Assembly, Dr. Rajendra Prasad was the President of Constituent Assembly। तो ये बहुत ही याद करने वाली बात है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे। A drafting committee was appointed to draft the constitution under the chairmanship of Dr. भीमराव अंबेडकर। अब ये जो 385 मेंबर्स थे बच्चों, इन्होंने सलाह सूचन किए, सजेशंस दिए और कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया। उसके जो मतलब इंचार्ज थे, जिनकी प्रेसिडेंटशिप के अंदर ये हुआ, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब सबकी सलाह सूचनों के बाद में जब ड्राफ्ट करने की बारी आई, कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनल शेप देने की बारी आई, तो वो जो उस कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनल ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो फाइनल शेप उन्होंने ही दिया था कॉन्स्टिट्यूशन को। अब देखिए आगे हम इसको डिटेल में समझते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेट फॉर 166 सेशंस स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years 11 months and 17 days। तो 167 यानी 166 सेशंस हुए, मीटिंग्स हुए, 2 साल 11 महीने 17 दिन से भी ज़्यादा का वक्त लग गया। मेंबर्स ऑफ द असेंबली हैज़ डिस्कस्ड थ्रेडबेयर ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ इट्स प्रोविजंस, कीपिंग इन कंसर्न द मैटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। तो अलग अलग कंट्रीज़ की कॉन्स्टिट्यूशन को भी उठा के देखा गया, जैसे कि अफ्रीका, अमेरिका, ब्रिटेन, इन सब के कॉन्स्टिट्यूशन को भी देखा गया। उनमें जो अच्छी बातें थी उसको ऑब्जर्व करके इनको माना भी गया, लिया भी गया, उनसे आइडिया लिया गया। और इसके बाद में हर एक चीज़ को बारीकी से डिटेल समझने के बाद इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 295 आर्टिकल्स एंड 8 appendices। After amendments with 395 articles and 9 appendices, the constitution was framed। तो 295 आर्टिकल्स और 8 अपेंडाइसेस के बाद में अमेंडमेंट पे जब हम लेकर आए, जब बिल पास हो गए, तो फिर 9 अपेंडाइसेस के ये जो एक करेक्शन के साथ में ये हमने लास्ट फाइनल इसको पास कर दिया। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड ऑन 26 नवंबर 1949। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो 26 नवंबर 1949 को रेडी हो गया था, लेकिन हमने बहुत बारी जनवरी महीने को आज़ादी के समय जितनी भी लड़ाइयाँ हुई थी, तो जनवरी महीना बहुत ही इम्पॉर्टेंट था हमारे देशवासियों के लिए, इसीलिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को हमने इम्प्लीमेंट किया था या एनफोर्स किया था 26 जनवरी 1950 को। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज यूनानिमसली पास्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 January 1950। The Constitution of India came into existence and India was declared a republic nation। रिपब्लिक मतलब लोगों के द्वारा बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलने वाला देश। Thereafter, every year on 26th January, we celebrate Republic Day with national fervor। तो पूरे देशभक्ति के साथ में लोगों के साथ मिलके हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव 4 लायंस एज नेशनल एम्बलम। तो हमारे भारत की जो एक स्मृति के नाम पे अगर हम बात करें तो हमारे पास में 4 लायंस का ये एक स्टैचू है जो हम उसको एम्बलम मानते हैं। एंड नेशनल स्लोगन जो है वो हमारा सत्यमेव जयते है, यानी हमेशा ट्रूथ विल ऑलवेज विन, हमेशा सच्चाई की जीत हो। द Constitution provides for citizenship, rights and duties of the people, directive principles of the state policy, union-state relations, elections and emergency provisions। Thus, the Constitution of India is the most detailed and elaborated national document। तो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लंबा, डिटेल में लिखा हुआ, समझाया हुआ, एलेबोरेटेड डॉक्यूमेंट है हमारे देश का। इसमें हर एक चीज़ बताई हुई है कि किसी भी इंसान को यहाँ की सिटीजनशिप चाहिए, उसके अधिकार क्या है, उसकी ड्यूटीज़ क्या है, इलेक्शंस किस बेसिस पे होनी चाहिए, इलेक्शंस का पूरा जो मतलब प्रोसेस होता है वो कैसे होगा, क्या होगा, कौन लड़ सकता है कौन नहीं, तो हर एक चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई है। अब बात करते हैं बच्चों प्रियम्बल क्या होता है।
What is preamble? Preamble is the core and important part of Constitution. Indian Constitution begins with preamble. The word written in preamble highlights the soul of the Constitution. तो ये जो preamble है, ये जो भी हम जिसके बेसिस पे हमारे देश का Constitution हमने रखा है, जो फ्रेम है वो यहाँ पर रहा. देखो Constitution of India टिका हुआ है इन कुछ वर्ड्स पे, इन सब सोच के ऊपर, इन आइडियाज़ के ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है. तो देखो, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all citizens justice, social, economic and political. तो ये बता रखा है कि हमने जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की नींव रखी है वो एकदम सोशलिस्ट, सेक्युलर, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट यानी सोच विचार की आज़ादी, एक्सप्रेशन की आज़ादी, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की, हम जिसे चाहे उसे पूज सकते हैं, जिसमें चाहे उस धर्म में विश्वास रख सकते हैं. इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी यानी हर इंसान कानून के आगे एक समान है, उसे एक जैसा हक मिलेगा. And to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of nation. हर इंसान को वोटिंग का अधिकार है, हर इंसान चुनाव कर सकता है और हमारी जो विविधता में ही एकता है. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. तो इस हमारी Constitution में 26 नवंबर 1949 में ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था इसको हमने अडॉप्ट कर लिया, एनेक्ट कर लिया और इसी को हम अपने संविधान के लिए परफेक्ट मानते हैं और इसी के हिसाब से हम आगे चलेंगे. द प्रियम्बल रिमेन्ड अनचेंज्ड. प्रियम्बल जो था वो अनचेंज था 1976 तक. इन 1976 द वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वर एडेड. तो प्रियम्बल जो था उसके अंदर 1976 में चेंजेस किए गए और ये नए वर्ड्स उसके अंदर ऐड किए गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. The preamble verbalized the fundamental objectives of the constitution, aims, ideas and principles. तो preamble जो है वो fundamental यानी basic idea, aim, goals दे देता है constitution का. Therefore, the preamble straightway gives a clear insight of the rule of welfare. तो preamble से पता चल जाता है कि हमारा देश एकता का प्रतीक है, यहाँ हर धर्म की हम इज्जत करते हैं और हमेशा हम ये मानते हैं कि यहाँ पे जो भी रूल होगा वो वेलफेयर के लिए ही होगा, लोगों की भलाई के लिए होगा. इसके बाद है बच्चों, the preamble reflects constitution framers physics. तो यहाँ पे देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इससे पता चलता है जो लोगों ने इसे फ्रेम किया है वो कितनी सोच समझ से उन्होंने ये फ्रेम किया होगा. इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रियम्बल. इम्पॉर्टेंस क्या है प्रियम्बल की? तो द प्रियम्बल एज अ सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट नेसेसिटी टू अंडरस्टैंड द फ्रेमिंग of any law or its interpretation. Preamble gives proper guidance. अगर preamble नहीं होता, जैसे एकता, लोगों की इज्जत करना, समानता, सबका सोशलिस्ट, फिर सेक्युलरिज्म, तो ये सब नहीं होता तो हम ढंग से रूल्स लॉज बना ही नहीं पाते. preamble हमें प्रॉपर गाइडेंस देता है. To understand the policy behind the framing of any law, preamble plays an important role. The preamble is a useful tool to avoid the trouble in the interpretation of the constitution. तो कुछ लोग कॉन्स्टिट्यूशन को गलत ना समझ लें कि ये सब क्यों किया गया, क्या किया गया. तो preamble से हमें पता चल जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पीछे की सोच क्या है. When any ambiguity or obscure details in law arises, preamble helps in understanding and interpreting the law. Thus, preamble serves as a compass to understand the provisions of constitutional laws. अगर कभी भी कोई सवाल उठते हैं, कभी भी कोई क्वेश्चंस अराइज होते हैं पब्लिक से कि ऐसा क्यों है, ये लॉ ऐसे क्यों है, रूल्स ऐसे क्यों है, तो preamble मदद करता है हमें उस सोच के पीछे की बात का कि किस सोच से ये रूल्स और लॉज बनाए होंगे.
Preamble is nation's unity, integrity and is the standard crust of brotherhood among citizens who are having noble sentiments and ideals. Preamble is backed by high ideals and goals. तो preamble हमारे देश की एकता का प्रतीक है। ये बताता है कि हम कितने भाईचारे से रहते हैं। जिन लोगों ने इस प्रियम्बल की रचना की, उनके सेंटिमेंट्स, उनके आइडियल्स, हर एक चीज़ को हमने बड़े सोच विचार के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर ये प्रियम्बल को बनाया गया है। पिलर्स ऑफ द प्रियम्बल, यानी प्रियम्बल किन पिलर्स के ऊपर टिका हुआ है वो समझते हैं। The words inscribed in the preamble are "We, the people of India, sovereign, socialist, secular, democratic republic, justice, liberty, fraternity and equality." Here we will study the following three main pillars of the preamble. तो बच्चों, ये जो वर्ड्स अभी हमने भारी भरकम सुने, इनके अर्थ क्या है वो अब हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले है डेमोक्रेसी। The ultimate sovereignty of power is with the people according to Indian Constitution. There is no particular regime of any one particular person, instead it is with the people. तो ये जो हमारे देश की डेमोक्रेसी है, ये बताती है कि जो पावर है वो पब्लिक के हाथ में है। पब्लिक ही चुनती है अपने नेता को, पब्लिक चाहे तो नेता को बदल भी सकती है। यानी यहाँ पर किसी भी एक इंसान के, एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन के पास में पावर नहीं है, बल्कि लोगों के पास में पावर है। डेमोक्रेसी, द वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक एंड डेमोन्स। ग्रीक वर्ड डेमोन्स मीन्स people and kratos means power, यानी लोगों का पावर। ग्रीक वर्ड से हम इसे लाए हैं। Country's power is not within a group of people, instead it is within the people of the country. Democratic state administration is such an arrangement in which there is equal justice for people to social, economical and political and having equal rights of participation. तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है बच्चों, लोगों को इक्वल जस्टिस मिले, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल इक्वल राइट्स मिले और हर इंसान का इक्वल पार्टिसिपेशन हो। इसलिए तो हम वोटिंग करवाते हैं। In democratic India, people elect their leaders through their choice by casting vote to represent those leaders in the parliament and thereafter assuming the post of prime minister and his her cabinet. तो बच्चों, डेमोक्रेटिक इंडिया में लोग अपने वोट्स देते हैं, अपने लीडर को चुनते हैं, वो लीडर आगे जाके अपने प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर्स को चुनते हैं। Executives do not have absolute power. They are given specific time limit. तो हम लोग इनको टाइम लिमिट्स देते हैं। इस टाइम लिमिट्स के अंदर इनको लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना होता है। Similarly, the voters elect state and local level government. Hence, democracy means by the people, for the people and of the people. मतलब लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों से, यही डेमोक्रेसी बनती है। Cabinet consists members of parliament. Cabinet of members is responsible to the parliament. Any citizen of India who possess required constitutional eligibility can contest the election. तो cabinet ministers का मतलब होता है, ये important बच्चों बांट दिया जाता है कि भाई आपको हेल्थ डिपार्टमेंट संभालना है, आपको डिफेंस डिपार्टमेंट संभालना है, आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट संभालना है। तो इस तरह की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। हर कैबिनेट मिनिस्टर के लिए कुछ समय होता है, निर्धारित समय होता है, उसको उसी दौरान के अंदर अपना काम करना होता है और कोई भी इंसान इलेक्शन को लड़ सकता है अगर वो एलिजिबल है तो। मिनिस्ट्रियल पोजीशंस आर नॉट एक्वायर्ड हेरिडिटी। यहाँ पे कोई भी हेरिडिटी यानी मोनार्की सिस्टम नहीं है कि बाप की जगह पर बेटा उसकी जगह ले सकता है। Each elected government has 5 years of tenure, यानी जो भी गवर्नमेंट इलेक्ट होकर आती है उसके पास में 5 साल का वक्त होता है। This government works under the principles of constitution and therefore it is known as responsible government. और ये जो भी गवर्नमेंट काम करती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स के आधार पे ही काम करती है और इसलिए इसे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहा जाता है। The democratic government is based on liberty, equality and feeling of fraternity and continuously work to achieve these goals. तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो लोगों की एकता, लोगों की भावनाओं पे आधारित होती है और वो हमेशा लोगों की भलाई के लिए सोचती रहती है। Disseminates
the power to people to cast their vote according to their free will and thereby instills confidence in the constitution. तो लोग अपने वोट अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से दे सकें, यही कॉन्स्टिट्यूशन का मूल आधार है डेमोक्रेसी का. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया रेंडर्स फंडामेंटल राइट्स प्रिंसिपल्स फॉर पॉलिटिकल डायरेक्शंस पार्लियामेंट मेंबर्स ऑफ असेंबली. Independent and impartial justice and election commissions are those provisions which make our country democratic in every means. तो बच्चों जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है डेमोक्रेटिक फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ पॉलिटिकल डायरेक्शंस भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं. मेंबर ऑफ असेंबली का और जस्टिस का सबका क्या काम है, ये सब भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए हुए हैं. Adult suffrage means the citizen above 18 years of age can cast his or her vote to one's choice of leader without discriminating caste, creed, religion, language, gender, education and income or birthplace, but it is essential that the citizens are enlisted in the electoral list. तो बच्चों एडल्ट सफरेज बताता है कि जो भी 18 साल से ऊपर के जो सिटीजन्स हैं वो अपने वोट को कास्ट कर सकते हैं. कोई भी जाति, धर्म, जेंडर, वो कहाँ रहते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, अमीर है या गरीब है, इसके ऊपर कुछ भी डिपेंडेंट नहीं होता है. 18 साल से ऊपर की व्यक्ति अपना वोट दे सकती है. सोशलिस्टिक, तो अब बात करते हैं सोशलिस्टिक की. In the year 1976 by 42nd Indian Constitution Amendment, Constitution of India added in the 42nd Amendment the word socialist. तो बच्चों आज़ादी के बाद में जब 42nd इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट रखा गया तब ये सोशलिस्ट वर्ड इसमें ऐड किया गया. मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शो सोशल रिवॉल्यूशन. तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो सामाजिक रिवॉल्यूशन को जाहिर करते हैं. which brought social and economic equality and furthered the aim to welfare state. और सामाजिक जब बात आ जाती है तो सोशल रिवॉल्यूशन की बात समझ में आती है. लोग किस तरीके से सामाजिक तौर पे और मजबूत होंगे, अच्छे रिलेशंस बनेंगे और इकोनॉमिक लोगों की भलाई होगी. The principle of socialistic pattern directs social, economic and political equality for citizens as given in the preamble. It is now regarded as a prime feature of the state. It reflects the fact that India is committed to secure social, economic and political justice for all its people. तो ये सोशलिस्ट वर्ड से बच्चों बहुत सारी फील्ड में हम लोग पॉलिटिकल जस्टिस की बात करें, सिक्योर सोशली हम सिक्योर होने की बात करें तो ये सारी प्रेरणा हमें इसी वर्ड से मिलती है. इंडिया स्टैंड्स फॉर एबॉलिशिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एज वेल एज फॉर सिक्योरिंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, रिसोर्सेज एंड वेल्थ. तो भारत आज हम बात करें जहाँ भारत खड़ा है तो हम एबॉलिश करना चाहते हैं, मिटा देना चाहते हैं जड़ से एक्सप्लॉयटेशन को यानी कि शोषण को. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी एकदम इक्वल होना चाहिए, रिसोर्स, वेल्थ ये सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए लोगों के बीच में. एनी वन पर्टिकुलर पर्सन शुड नॉट हैव पावर्स ओवर ऑल एसेट्स. इंस्टीड एवरीवन शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी बाय गेटिंग फैसिलिटीज एंड प्रोविजंस फ्रॉम सोसाइटी एंड देयरबाय एलिमिनेटिंग द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिच एंड पुअर. किसी भी एक इंसान के पास में ये पावर नहीं होना चाहिए कि वही सब का करता धरता हो गया उसी के पास में सब जाएगा, बल्कि इसकी जगह पर हर किसी को एक जैसा अधिकार मिलना चाहिए. ये जो डिस्क्रिमिनेशन है रिच और पुअर का, इसको एलिमिनेट करना चाहिए. देयरफॉर वी कैन सी दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ अ सोशलिस्ट डॉक्यूमेंट. तो हम इस बेसिस पे कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है भारत का वो सोशलिस्ट डॉक्यूमेंट के आधार पे, हम किसी के साथ में भी भेदभाव नहीं करते. अब बात करते हैं सेक्युलरिज्म की. तो इन द ईयर 1976 बाय 42nd इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द वर्ड सेक्युलर मीन्स इंसर्टेड. India is a
द वर्ड सेक्युलर वॉज इंसर्टेड। तो 42nd इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में हमने वर्ड जो था ये सेक्युलर वर्ड इसको ऐड किया था, इंसर्ट किया था। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। इंडिया कैन नेवर बिकम वन पर्टिकुलर रिलीजियस कंट्री एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सेक्युलर कंट्री का मतलब होता है बच्चों सर्वधर्म वाली कंट्री। यहाँ पे कोई माइनॉरिटी में है तो उसे चेंज करने के लिए, उसके धर्म को चेंज कर लेने के लिए कभी नहीं फोर्स किया जाएगा, बल्कि हम सभी के रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करते हैं। और तभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा था कि हम किसी एक धर्म के हिसाब से नहीं चलेंगे, बल्कि हर धर्म को अपनी अपनी आज़ादी दी जाएगी। India does not follow any particular religion, so the country never promotes any religious activity. The country cannot involve any secular activity with religious activity. The citizen of the country has a freedom to choose his or her religion. The country cannot discriminate a citizen on religious basis. Equal job opportunities and political rights to the citizens are given without any religious discrimination. तो हमारे देश में हम किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते कौन सा धर्म अपनाए कौन सा धर्म ना अपनाए, ये लोगों की ही चॉइस पे डिपेंड करता है। उन्हें जो भी धर्म अपनाना है वो अपना सकते हैं। जॉब्स में या किसी भी पॉलिटिकल चीज़ों में हम कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते धर्म के आधार पर। In this way, secularism is the basic foundation and mandatory feature of the Constitution. तो secularism जो है वो बेसिक मतलब बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एक फाउंडेशन है, मैंडेटरी यानी कंपलसरी फीचर है। सर्वधर्म समृद्धिष्टि एंड सर्वधर्म संभाव। तो हमारा देश ये सर्वधर्म की समृद्धिष्टि मतलब लोगों की सभी धर्म के लोगों की हम समृद्धि यानी प्रॉस्पेरिटी में मानते हैं। सर्वधर्म संभाव यानी एक दूसरे के प्रति हर एक धर्म के प्रति आदर रखते हैं। Are the principles incorporated in the Constitution. So no particular religion would be encouraged in any states. There is no prohibition of any citizen to propagate his or her religious belief, trust and faith. तो हमने किसी को भी कभी नहीं रोकना है कि वो अपने धर्म का कि अगर वो किसी धर्म को फॉलो करते हैं, किसी धर्म में विश्वास करते हैं तो हम उनको कभी भी नहीं रोक सकते। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है। तो बच्चों इस पार्ट में हमने समझा कि किस तरीके से प्रियम्बल के कुछ वर्ड्स का मीनिंग क्या है और किसके आधार पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। हमारी नेक्स्ट पार्ट में हम बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस को समझेंगे।